चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रिज्म से संबंधित कुछ चीज़ें छूट गई थी, उनको आज कवर कर लेते हैं। प्रिज्म का परिचय, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपने देख लिया था। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन सूत्र भी निकाल के बता दिया था। आज स्पेक्ट्रम पर कुछ चर्चा करेंगे। वर्ण विक्षेपण की घटना प्रिज्म में होती है, ये सब लोग जानते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। 7 रंगों का जो समूह प्राप्त होता है उसी को हम वर्णक्रम या अंग्रेजी में उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ABC ये हमारा प्रिज्म हो गया। प्रिज्म के जिस तल में अपवर्तन की घटना हो रही है। PQ एक श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर आपतित हो रही है। अपवर्तन के बाद आप देख रहे हैं कि ये 7 रंगों में विभाजित हो गई। यहाँ पर 7 रंगों में विभाजित भी हुई है और विचलित भी हुई है। जब AC पृष्ठ पर ये 7 रंग पहुँचेंगे या 7 रंगों की किरणें पहुँचेंगी तो एक बार फिर इनमें विचलन होगा और ये फाइनल विचलन इस तरह से होगा और ये आपको पर्दे पर 7 रंगों का समूह प्राप्त होगा। इसी को हम वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इनका जो क्रम होता है, लाल से बैगनी की तरफ ऊपर से नीचे जाते हैं। नीचे से अगर देखेंगे तो बैगनी सबसे नीचे होता है। ये आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, इस पर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है? यहाँ आपको चित्र में ये एक कोण दिख रहा है थीटा। ये कोण आप देख रहे हैं लाल रंग और बैगनी रंग के बीच का कोण है। यानी लाल रंग सबसे शुरू का रंग है और बैगनी रंग सबसे अंतिम का रंग है। दोनों रंगों के बीच कितना कोण बन रहा है, इसी को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वास्तव में ये स्पेक्ट्रम की कोणीय चौड़ाई मानी जाती है। मतलब हमारा स्पेक्ट्रम कितना फैला हुआ है, कोण के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा स्पेक्ट्रम कितना फैला हुआ है, इसकी माप है कोणीय वर्ण विक्षेपण। यानी लाल रंग और बैगनी रंग के बीच का जो कोण है उसी को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कोण कहते हैं। इसका हम सूत्र कैसे निकालते हैं? यहाँ देखिए, मान लीजिए लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा R है और बैगनी रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा V है। देखिए ये आपतित किरण की दिशा है। आपतित किरण के सापेक्ष जो लाल रंग का विचलन है उसको हमने डेल्टा R से डिनोट किया है और बैगनी रंग का जो विचलन है उसको डेल्टा V से डिनोट किया है। अब देखिए, अगर हम डेल्टा V में डेल्टा R घटा दें तो ये कोण हमको मिल जाएगा। ठीक से इसको समझ लीजिए, बहुत सरल चीज़ है, कोई बहुत कठिन नहीं है। डेल्टा V में यदि हम डेल्टा R घटा देंगे तो ये भाग मिलेगा। ये कोण तो ये बन रहा है, एक पॉइंट पे बन रहा है, वही कोण यहाँ पर ये इस तरह से आगे फैला हुआ है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण कोण का जो मान होगा वो डेल्टा V माइनस डेल्टा R के बराबर होगा। ये समझ में आ गया। अब देखिए, डेल्टा का मान रखते हैं। जब हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन सूत्र, अपवर्तनांक का सूत्र जब बताए थे तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो एक संबंध निकला था विचलन कोण और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के बीच, याद होगा आपको, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू A। यहाँ पर डेल्टा ये हम बार बार नहीं लिखते हैं, डेल्टा बराबर हम म्यू माइनस 1 इंटू A लिखते हैं। जब हम डेल्टा R निकालेंगे तो उस स्थिति में म्यू R माइनस 1 इंटू A हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक अलग होगा। जो वर्ण विक्षेपण की घटना होती है उसके पीछे का जो कारण है, कारण में आपने पढ़ा होगा, प्रिज्म से जब
श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसमें सातों रंग होते हैं, लेकिन सातों रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होने की वजह से सातों रंग का विचलन अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से सभी रंग अलग अलग दिशाओं में बाहर निकलते हैं। इसी वजह से वर्णक्रम बनता है। तो डेल्टा आर बराबर हम लिखेंगे म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। इसी तरह से डेल्टा भी का मान क्या लिखेंगे, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ हम रख देंगे म्यू भी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो देखिए ए कॉमन है, जब ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, म्यू भी माइनस 1 माइनस म्यू आर, और ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू आ जाएगी म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसी को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण एक कोण है जो लाल रंग और बैंगनी रंग के बीच का कोण है। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके आगे चूँकि प्रिज्म विक्षेपण की घटना प्रदर्शित करता है, तो हम प्रिज्म की क्षमता निकालते हैं। जैसे आपने लेंस की क्षमता निकाली थी, उसी तरह से हम प्रिज्म की क्षमता निकालते हैं। इसको हम वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता। यानी प्रिज्म श्वेत प्रकाश की किरण में जो लाल रंग और बैंगनी रंग के बीच का फैलाव है वो कितना होता है प्रिज्म से, वास्तव में इसी की माप है विक्षेपण क्षमता। लेकिन विक्षेपण क्षमता को हम कैलकुलेट कैसे करें, तो इसके लिए एक तरीका बनाया गया कि जो हमारा कोणीय विक्षेपण है यानी कोणीय फैलाव है वो माध्य किरण के सापेक्ष कितना है। अब माध्य किरण एक नई बात आ गई। माध्य किरण हम पीले किरण को मानते हैं, क्योंकि पीली किरण का जो विचलन होता है वो लाल रंग और बैंगनी रंग के ठीक बीच में होता है। यानी अगर हम एवरेज निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, तो लाल रंग का विचलन और बैंगनी रंग का विचलन जोड़ के 2 का भाग देंगे तो वो पीले रंग के विचलन के बराबर होगा। इसीलिए हम पीले रंग को माध्य किरण मानते हैं। यद्यपि पीला रंग तीसरे नंबर में आता है, लेकिन फिर भी हम इसी को माध्य किरण के रूप में मानते हैं। तो विक्षेपण क्षमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कोण, कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के लिए विचलन, माध्य किरण का विचलन कोण, माध्य किरण का विचलन कोण, इसको हम संकेत में अगर लिखेंगे तो थीटा बटे डेल्टा वाई, डेल्टा वाई माध्य किरण का विचलन कोण है। ओमेगा ये विक्षेपण क्षमता के लिए संकेत है, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा, थीटा का मान अभी निकाला गया था म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बटे डेल्टा वाई का मान क्या होगा, म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से विक्षेपण क्षमता का सूत्र हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू बाई माइनस 1। ये आपके विक्षेपण क्षमता का मान हो जाएगा। यानी प्रिज्म की जो विक्षेपण क्षमता हम निकालेंगे उसका ये सूत्र हो जाएगा। तो ये दूसरी चीज़ है जिसे आपको ध्यान में रखना है, छोटे प्रश्न इससे बनते हैं। इसके बाद प्रिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रिज्म संयोग, प्रिज्म कॉम्बिनेशन।
जैसे आपने लेंस कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसी तरह से प्रिज्म का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम प्रिज्म संयोग कहते हैं। कुछ खास उद्देश्य को लेकर हम प्रिज्मों को संयोजित करते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 एप्लीकेशन हैं आपके कोर्स में। एक उद्देश्य होता है विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने में, और दूसरा होता है विचलन रहित विक्षेपण प्राप्त करने में। तो 2 तरह से हम संयोजन करते हैं, इनको हम क्रमशः देखते हैं। पहला जो संयोजन होता है इसको हम विचलन रहित विक्षेपण, परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है विचलन रहित विक्षेपण की आवश्यक शर्त ज्ञात कीजिए, और इसमें विचलन रहित वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि विचलन ना हो विक्षेपण हो जाए। विचलन ना हो विक्षेपण हो जाए यानी आपतित किरण की दिशा में हमें विक्षेपण प्राप्त हो, यानी जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त हो वो आपतित किरण की दिशा में प्राप्त हो, तब हम इसको विचलन रहित विक्षेपण कहेंगे। तो विक्षेपण तो हो रहा है, इसका मतलब इसमें कोणीय विक्षेपण होगा, तो इसमें परिणामी कोणीय विक्षेपण निकाला जाता है। इसके लिए हम 2 प्रिज्मों का उपयोग करते हैं। उसमें से एक क्राउन कांच का बना होता है और दूसरा फ्लिंट कांच का बना होता है। क्राउन कांच और फ्लिंट कांच के 2 प्रिज्म हम इसमें लेते हैं और दोनों के आधार विपरीत दिशा में रखते हुए कंबाइन करते हैं। इस तरह से कंबाइन करते हैं, मान लीजिए ये एक प्रिज्म हो गया, इसका आधार नीचे की तरफ है, तो जो दूसरा हम फ्लिंट कांच का प्रिज्म लेंगे उसका आधार ऊपर की तरफ होगा, उसका जो प्रिज्म कोण होगा वो नीचे की तरफ होगा। ये अब देखिए ये क्राउन कांच का है और ये वाला जो प्रिज्म है वो फ्लिंट कांच का है। अब इसमें किस तरह से विचलन रहित विक्षेपण प्राप्त होता है। देखिए मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण क्राउन कांच के प्रिज्म पर आपतित हुई, तो इसका विक्षेपण होगा, यहाँ पर हम सिर्फ 2 रंगों को दिखाएंगे। ये ऊपर आपका लाल रंग हो गया और नीचे वाला बैंगनी रंग। अब देखिए जब ये 7 रंग दूसरे प्रिज्म से गुजरें तो हमें इस तरह से स्पेक्ट्रम मिले कि जिस दिशा में ये हमारी आपतित किरण है, ये आपतित किरण की दिशा है, उसी दिशा में हमको स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। ये जब दूसरे प्रिज्म से स्पेक्ट्रम गुजरेगा तो चूंकि दूसरे प्रिज्म का आधार विपरीत दिशा में है तो रंग ऊपर की तरफ मुड़ेंगे। तो इतना मुड़ना चाहिए कि जब ये रंग निकलें तो आपतित किरण की दिशा में निकलें। ये लाल रंग होना चाहिए और ये बैंगनी रंग होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारी आपतित किरण है PQ, जिसको हमने ये आगे बढ़ाया है, और इसमें जो 7 रंग निकल रहे हैं वो आपतित किरण की दिशा में निकल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसको विचलन रहित विक्षेपण कहेंगे। अब इसकी शर्त हम कैसे निकालें, तो इसकी शर्त निकालने का तरीका ये हुआ कि हम किस तरह से इन प्रिज्मों को संयोजित करें, इनके प्रिज्म कोणों को किस तरह से हम निश्चित करें कि विचलन ना हो, विक्षेपण हो जाए। तो इसका तरीका ये होता है कि पहले प्रिज्म से माध्य किरण का विचलन जितना हो रहा है उतना दूसरे प्रिज्म से माध्य किरण का विचलन विपरीत दिशा में हो, जिससे नेट विचलन 0 हो जाए।
अब देखिए सभी रंगों को हम अलग अलग तो नहीं ले सकते कि सभी रंगों का विचलन हम अलग अलग शून्य करें, तो हम क्या करते हैं इसमें माध्य किरण को पकड़ लेते हैं। अगर हम माध्य किरण का विचलन शून्य कर दें तो बाकी सभी रंगों का विचलन शून्य हो जाएगा, यानी हम नेतृत्व प्रदान कर देते हैं माध्य किरण को। तो डेल्टा वाई बराबर माइनस डेल्टा वाई डैश। डेल्टा वाई पहले प्रिज्म में माध्य किरण का विचलन है और डेल्टा वाई डैश दूसरे प्रिज्म में माध्य किरण का विचलन है। तो दोनों का मान बराबर होना चाहिए और दिशा विपरीत होना चाहिए। ये ऋण चिन्ह क्या बता रहा है कि दूसरे प्रिज्म में जो विचलन है वो विपरीत दिशा में है। इसका अर्थ ये हुआ कि डेल्टा वाई प्लस डेल्टा, इसका अर्थ ये हुआ कि डेल्टा वाई और डेल्टा वाई डैश का जो योग होगा वो 0 होगा। ये क्लियर है। हमें शर्त निकालनी है, तो इसके लिए हम इसका मान रखेंगे। डेल्टा वाई का मान पहले प्रिज्म के लिए म्यू बाई -1 इंटू ए, और डेल्टा वाई डैश का मान क्या होगा, म्यू बाई डैश, दूसरे प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक म्यू बाई डैश मान लेते हैं, -1 इंटू ए डैश। तो अब इसमें देखिए अगर हम a बटे ए डैश करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस म्यू बाई डैश -1 अपान म्यू बाई -1। बस इतना करना है। ये शर्त निकल आई, a बटे ए डैश का मान म्यू वाई डैश -1 अपान म्यू वाई -1 होना चाहिए, यानी जो प्रिज्म कोणों का अनुपात है, क्राउन कांच और फ्लिंट कांच के प्रिज्म कोणों का अनुपात जब इतना होगा, उस स्थिति में हमें विक्षेपण तो प्राप्त होगा लेकिन विचलन नहीं होगा, यानी आपतित किरण की दिशा में हमें विक्षेपण प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें विक्षेपण हो रहा है तो फिर कोणीय विक्षेपण का मान होना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ और निकालनी पड़ती है, परिणामी कोणीय विक्षेपण। परिणामी कोणीय विक्षेपण जब हम निकाल देंगे तब हमारा ये टॉपिक पूर्ण होगा। तो परिणामी कोणीय विक्षेपण निकालने के लिए इसका कोणीय विक्षेपण प्लस इसका कोणीय विक्षेपण, यानी थीटा प्लस थीटा डैश। मान लेते हैं कि पहले प्रिज्म का कोणीय विक्षेपण थीटा है और दूसरे प्रिज्म का थीटा डैश है, तो टोटल हो जाएगा थीटा प्लस थीटा डैश, यानी परिणामी कोणीय विक्षेपण शॉर्ट में लिख देते हैं, ये बराबर होगा थीटा प्लस थीटा डैश। अब देखिए जब मान रखेंगे तो थीटा का मान क्या होता है, हमने शुरू में निकाला था म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। क्लियर है। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। ए डैश का मान हम इस शर्त से रखते हैं। यहाँ देखिए अगर हम ए डैश का मान निकालेंगे तो ये ए इंटू म्यू बाई -1 और बटे इधर आ जाएगा म्यू बाई डैश -1, तो माइनस ए इंटू म्यू वाई -1 बटे म्यू बाई डैश -1, ए इंटू म्यू वाई -1 बटे ये म्यू बाई डैश -1 नीचे आ जाएगा और माइनस चिन्ह आ जाएगा। ए डैश का मान इससे निकालेंगे तो ये आएगा, ये हम यहाँ पर ए डैश की जगह रख देते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है।
हमने ए डैश का मान इस शर्त से निकाल के यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस चिन्ह और ये प्लस चिन्ह टकराएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, ए तो कॉमन है ही है, म्यू वाई माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, यानी ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1। देखिए जो हम कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं प्रत्येक पद में, तो इसमें भाग लगेगा तो ये ए नहीं रहेगा और ये नीचे म्यू वाई माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ माइनस आएगा और यहाँ म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बटे म्यू वाई डैश माइनस 1 और ये कॉमन निकल गया तो ये बचेगा, ये कॉमन निकल गया, यहाँ सिर्फ ये नीचे म्यू बाई डैश माइनस 1 बचेगा। क्लियर है ये? तो ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। अब देखिए ये जो पद आ रहा है आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये पहले प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता है जिसको हम ओमेगा लिख सकते हैं और ये दूसरे प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता है जिसको हम ओमेगा डैश लिखें। तो इस तरह से इसको हम परिणामी कोणीय विक्षेपण ये कहेंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पूर्ण होगा जब हम विक्षेपण रहित विचलन की शर्त निकाल दें और परिणामी कोणीय विक्षेपण निकाल दें। तो आज का लेसन ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम विक्षेपण रहित विचलन की बात करेंगे क्योंकि वो भी परीक्षा के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत सरल है, थोड़ा सा अगर अभ्यास करेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं।